equations of motion with constant acceleration. Equations of motion with constant acceleration. अब तीन तो बिल्कुल ही बेसिक इक्वेशन, जैसे एक ये वाला है ना, इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और v है फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद। एक ये वाला है, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तीसरा ये देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीन बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है। इसके अलावा लोगों ने इन इक्वेशंस को ना मैनिपुलेट करके और भी दो तीन इक्वेशन बना दी। जैसे कि अब ये वाला इक्वेशन है, देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें ना, और फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u को लिख दिया v माइनस एटी, u को लिख दिया v माइनस एटी और फिर यहां पुट कर दिया, तो एक इक्वेशन ये बन जाता है x इक्वल टू, जैसे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना, वैसे बन जाता है vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हो तब तो सही है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। कभी कभी फाइनल वेलोसिटी दी रहती, तो उसमें हम चाहें तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ऑल्दो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन बस मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा, एक इक्वेशन ये भी होता है, जैसे कई बार क्या होता है, कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो बताइए चला कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। तो अगर आपको u और v दोनों भी रखे हो ना, तो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, x इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब मुझे बताओ ये x क्या है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। और t क्या है, डिस्प्लेसमेंट सर, टाइम पीरियड। टाइम है ना, टाइम पीरियड। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूं तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यस सर। हाँ, तो इसलिए ना जब भी कभी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है x अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाती है u प्लस वी अपॉन 2। और इसके बाद ना एक और पॉइंट होता है, ये तो ठीक है, एक चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द
nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, t इक्वल टू 0, और वो चल रहा है ऐसे। अब t इक्वल टू 1 पर वो यहाँ, t इक्वल टू 2 पे यहाँ, t इक्वल टू 3 पे यहाँ, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच में पहला सेकंड है, 1 से 2 के बीच में दूसरा सेकंड, 2 से 3 के बीच में तीसरा, 3 से 4 के बीच में चौथा सेकंड, 4 पांच। तो अगर मैं सपोज चौथे सेकंड की बात करूं तो चौथे सेकंड का मतलब हुआ ना कि 3 से 4 के बीच में कितना चला। Yes, sir. अगर मैं Yes, पांचवें sir. सेकंड की बात करूं तो इसका मतलब हुआ 4 से 5 के बीच में कितना चला। तो ऐसे ही यहां कहीं एक nth सेकंड होगा, वो nth सेकंड होगा t इक्वल टू n-1 से लेकर t इक्वल टू n के बीच में कितना चला। n-1 से लेकर n के बीच में कितना चला, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे ना कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 8th सेकंड, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पूछ रहे हैं 7 से 8 के बीच में कितना चला। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको मैं लिख देता हूं x nth। और मुड़ भी नहीं रहा हो तब तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन बाई चांस पार्टिकल बीच में मुड़ जाए ना तो फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो x nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट चला वो होता है u प्लस a/2 2n-1। कर लो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम लोग यही जो हमारे पास कुछ इक्वेशंस है ना, इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, लिखा है कि द, सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड and the retardation is 2 meter per second square. Find the displacement in the fifth second.
So 75. 1 मीटर 75 सर। u कितना है 10 और एक्सेलरेशन -2 है ना, -2 तो x ड्यूरिंग द 5th सेकेंड होगा u प्लस a/2 2n - 1। वन मीटर आ रहा है। Yes, sir. यस सर 1 Yes, मीटर sir. ही One आएगा। ही आ रहा है। यस सर नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। A body starting from rest। सर आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ, है ना। A body starting from rest covers 9 meters in the 5th second। Find A। 2 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसमें u दिया है 0, ठीक 2 है, मीटर आ रहा है। और x ड्यूरिंग द 5th सेकंड, ये n की वैल्यू यहाँ 5 पे रखी, तो 9 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n - 1। 2 5 10 - 1 9, तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना। ओके, एक और करें क्वेश्चन। तो मैं आपको ना ऐसे Yes, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे ना ऐसे अपने ना कवर होते जाए, कि ये वाला फॉर्मूला भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए। वैसे तो देखो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, है ना, लेकिन मैंने कुछ कुछ सवाल ऐसे छांट रखे हैं कि भाई इससे लगभग सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं और अपने को बेसिक आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह के सवालों में कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ और फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे आप लोग कर भी पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगला, अ बॉडी starts from rest with acceleration a1 after 2 seconds another body starts from rest with acceleration a2 if both the bodies cover equal distance in 5th second।
फाइंड a1 अपॉन a2। वन रेशियो वन। 1:1। सर 5/9 आ रहा है। 1:1 सर। 5/9। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू होता है a1 से और उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा पार्टिकल शुरू होता है। अब ये 5वां सेकंड है ना यार, तो पहले पार्टिकल के लिए तो 5वां सेकंड है, लेकिन दूसरा पार्टिकल तो उसके 2 सेकंड बाद शुरू हुआ ना, तो 3 दूसरे सेकंड। पार्टिकल के लिए तो तीसरा सेकंड होगा, है कि नहीं? तो पहले पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5वें सेकंड का है, होगा 0 प्लस a1/2 यानी कि 10 - 1 9 a1/2 है ना। यस और सर। दूसरा 5/9 पार्टिकल है उसके लिए तो ये तीसरे ही सेकंड का है ना। टू 5a2/2। a2/2 अब एक है ना, तो 9 a1/2 तो a1 अपॉन a2 आ गया 5/9। So is this part clear? यस सर। Okay. अच्छा, जो अगला सवाल है ना वो इस फॉर्मूले का यूज करके होगा, ठीक है। देखो जैसे अब मैं जो अगला सवाल लिखवा रहा हूं उसके लिए आपको इस तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ straight road with u acceleration. Its initial velocity is 30 meter per second. After traveling 4 kilometer, its, क्योंकि यहां देखो डिस्टेंस आ गया ना, तो इसलिए फिर ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2at, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग 4
1 किलोमीटर के बाद क्या वेलोसिटी होगी, 2 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर के बाद क्या वेलोसिटी होगी। 4 किलोमीटर के बाद 40 हो जाती है, तो 1 किलोमीटर के बाद क्या हुई होगी, 2 किलोमीटर के बाद क्या हुई होगी, और 3 किलोमीटर के बाद क्या हुई होगी। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, हो गया सर, थैंक यू। देख लो ट्राई करके, अदरवाइज मैं बता दूंगा। सर फर्स्ट के बाद 30.08 मीटर पर सेकंड, नहीं, आंसर एक्चुअली मुझे इसका नहीं पता। सेकंड के बाद 30.17 और थर्ड के बाद 30.26। यार सब 30 पॉइंट ही कुछ आ गए। हाँ, आपने डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है ना सर। हाँ, तो 1 किलोमीटर, उह, नहीं सर, मिस्टेक है एक मिनट। देखो शुरू में वेलोसिटी है 30, बाद में वेलोसिटी है 40, और चला कितना है 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 मीटर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखो v दे रखा है, u दे रखा है और x दे रखा है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, 1 किलोमीटर के बाद 31 पॉइंट समथिंग आएगी सर। सारे निकाल सर 1 किलोमीटर के बाद 32.74 आ रही है। 900 प्लस 8008, तो ए कितना आगे देखो 7/, है ना, 7/80, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहां 1 किलोमीटर हो गया,
यानी 1000, फिर यहाँ कहीं हो गया ये टोटल 2000 और यहाँ कहीं हो गया 3000, यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है इंटू एक्स, एक्स इज 1000 नाउ, है ना। तो V1 स्क्वायर आया 900 प्लस तो 7 इंटू 25 कितना होगा देख लेते हैं। 5 7 जा 35, 2 7 जा 14, 17। तो V1 स्क्वायर आ रहा है 1, ये 900 है। ओ सॉरी सॉरी वही मैंने 900, तो 1075। तो V1 आया स्क्वायर रूट ऑफ 1075, यही आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है ना। यस सर यही है। यस सर यही है। जब V2 कब होगा? जब 2 किलोमीटर चल चुका होगा। तो V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं U स्क्वायर प्लस 2 और A कितना है 7/80 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2000। तो 900 प्लस 7 इंटू 5 35, 350। तो V2 स्क्वायर आ गया 1250। इसका मतलब V2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1250। आया समझ में? आया? और इसी तरीके से तीसरा भी निकाल लेते हैं। देखो यस सर। V3 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2, A कितना है और X कितना है 3000। 4 7 जा 28, 75। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50। ये आ रहा है क्या 525? तो 5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1425, ये V3 आ गया। यस सर यही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? बोलो यस सर। यस सर। ठीक हो गया था ये। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एक और टॉपिक पर आते हैं जो कहलाता है सर नीचे कर दीजिए। ओके सर। ओके। तो अगले टाइप के जो क्वेश्चन, अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके होते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग टाइम। तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज कोई कार है, कोई बाइक है, किसी वेलोसिटी चल रही है। अब मान लो हमने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन हुआ और उस रिटार्डेशन की वजह से वो
थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी, यही होगा, है ना। तो सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसका रिटार्डेशन सपोज a है, तो यहां कहीं पहुंचकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जानी है। तो जितना वो चलता है ना रेस्ट पर आने से पहले, वो डिस्टेंस कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। और सपोज ये है t इक्वल टू 0 और ये है टाइम t, तो जितना टाइम वो चलेगा वो हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में क्या बताया, एक बार दोबारा बता दो, मैंने मेरे को कहा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी। जितना डिस्टेंस चलेगा रुकने से पहले वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। अब यहां पे देखा जाए तो फॉर्मूला तो ये है, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। वी है 0 और एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू एक्स। तो 0 इज इक्वल टू आ गया ये, तो 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो x आया ना स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये आया। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। और अब एक ये रिलेशन भी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v is 0 u and acceleration is in the opposite direction, retardation। तो 0 इज इक्वल टू, और टाइम भी कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी के बाद रुक गया, तो a इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू यू। तो t u अपॉन a, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, यस सर। ओके। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड and retardation is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड, अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस को एस डी लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम।
SD 40 मीटर सर, ये तो सॉल्व कर लेते हैं अभी ना। और एक्चुअली ST का हाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल। 4 सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 20 का स्क्वायर, डिस्टेंस 40 मीटर। ओके 2 इंटू 5। यस सर 40 और टाइम आ जाएगा 4। 40 meter. And what is the stopping time? It is u by a. U means 20 by a means 5. यानी 4 seconds. ठीक है। एक और करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि if a car moving with 30 kilometer per hour can be stopped by applying brakes in 8 meter, then find the distance taken to stop if the car moves at 60 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्या है, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 8 मीटर। 8 मीटर। सर 32 मीटर। 32 आ रहा है ना, सही आ रहा है। यस सर। हम लोग सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि जो 8 है इट इज यू स्क्वायर बाय 2a, और फिर जो x होगा इट विल बी ये, तो डिवाइड कर दिया जाए तो 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो 2a और 2a तो कट गया, ये हो जाए 30 किलोमीटर पर आवर है सर, उसको मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे। और जब डिवाइड करोगे तो 5/18 ऊपर वाला और नीचे वाला कट नहीं जाएगा। यस सर, ओके सर। तो x आ गया 32 मीटर। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आपने कभी कभी सुना होगा, ऐसे सवाल होते हैं ना, कहते हैं पहले तो वो एक्सेलरेट कर रहा था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, फिर डेसेलरेट कर, मतलब कई सारी चीजें एक साथ दे देते हैं कि फर्स्ट दे एक्सेलरेट देन दे रिटार्ड, इस तरीके से सुना है कभी सवाल, है ना। किसी एक ही सवाल में कभी एक्सेलरेशन हो जाता है, कभी रिटार्डेशन हो जाता है, कभी कौन, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि एक्सेलरेशन हो रहा, रिटार्डेशन हो रहा, तो उस केस में हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का मतलब सोचें, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी खास बात क्या है
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देगी। एक्सेलरेशन दे देती है। अब उसके अलावा एक और चीज है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे मैं बना देता हूं यहां पे। देखो ये है, इसमें ना ये देखो स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कितना है ये पता करना हो ना, तो ये एंगल सपोज थीटा है ना, tan थीटा विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर कभी ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया तो इसमें देखो है तो स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। अब इस केस में ये एंगल जो है, ये एंगल ये जैसे थीटा है तो ये tan थीटा होगा एक्सेलरेशन। पर आप देख सकते हैं ना ये थीटा 90 से ग्रेटर है। 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन निगेटिव है। ये ठीक है, रिटार्डेशन। अब हाँ तो अब जैसे मान लो tan थीटा निकाला और -5 आ गया, तो एक तो क्या है कि थीटा 90 से बड़ा हो तो उसका tan निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए ना हम लोग जब हमें ऐसा लगे ना कि भाई ये वाला जो केस है, जब हमें ऐसा लगे ना कि एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हम ना ये छोटा एंगल ले लें। इसको सपोज हम अल्फा ले लें। ठीक है, तो ये जो tan अल्फा होगा ना, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे अब -5, कई बार हमें -5 की जरूरत ही नहीं होती, वो कहते हैं रिटार्डेशन 5 है, तो हम कहेंगे अब -5 क्यों जबरदस्ती लिखें, है ना। तो हम ये बड़े एंगल की जगह छोटा एंगल ले लेंगे और हम कहेंगे जो tan अल्फा होगा ना वो 5 होगा। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। हिट कर दो क्या थी? कि छोटा एंगल अल्फा लेंगे फिर। मैंने कहा कि अगर कभी आपको ये जैसे थीटा नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो आप उस बड़े एंगल की जगह जो छोटा एंगल दिया ना बगल में अल्फा, उसका tan निकाल लें और उसको लिख दे मैग्नीट्यूड तो ऑफ सर एक्स। एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके मॉड्यूलस में। हाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जैसे साइन चेंज -5, कर दें। हाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके मतलब -5 की जगह +5 आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो हाँ, तो अब देखो जैसे इस पे, अच्छा और एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल starts from rest
and accelerates for time t1. ठीक है, accelerates for time t1. Then it moves with a constant velocity for time t2. ठीक है, then it undergoes retardation for time t3 and comes to rest. If the maximum velocity is 60 meter per second and t1 is to t2 is to t3 is equal to 1 is to 8 is to 1. वैसे ये ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सारी ही बुक्स में मैंने देखा है इसको. ठीक है, 1 is to 8 is to 1, कई बुक्स में सॉल्व भी दिया हुआ है. Then find the average velocity of the particle. कोशिश करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बने. सिक्स मीटर पर 48. सेकंड नहीं, 6 मीटर पर सेकंड तो 48. मतलब 40 के आसपास तो आएगा मुझे लगता है. सर 54। सर 40 आ रहा है. अच्छा चलो एक बार कर लेते हैं ना. अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, t0 पे एक्सेलरेट्स फॉर टाइम t1. एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी.
t1 टाइम तक एक्सेलरेट करता है, ठीक है। फिर लिखा है देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम t2। ठीक है, then it undergoes retardation for time t3 and comes to rest। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो रिटार्डेशन, स्पीड कम हो गई। अब इस पूरे केस में हमें साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। और t1 t2 t3 1:8:1 है, यानी अगर t1 को मैं t लिख देता हूं तो t2 को क्या लिखूंगा 8t, और t3 को फिर से t। ठीक है ना। तो अब अगर मैं ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका एरिया निकाल लूं तो वो एरिया क्या देगा, देखिए 540t। एरिया होगा पहले तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस हो गया t इंटू हाइट हो गया 60। फिर रेक्टेंगल का 8t इंटू 60। फिर इस ट्राइंगल का हाफ, बेस है t, हाइट है 60। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आया। तो दिस विल बी 480 प्लस 60 यानी 540t है ना। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, द टोटल टाइम इज t प्लस 80 10t। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 54। ठीक है ना। सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम। तो टोटल ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली जैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से है। मान लो इस तरह का, देखो एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके ना एक दो बेसिक पॉइंट हैं, अगर अपने को वो क्लियर हो जाए ना थोड़ा सिंपल हो जाता है। a particle starts from rest and moves with acceleration alpha। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, एक्सेलरेशन अल्फा।
then it undergoes a retardation beta and comes to rest। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड दे रखा है। If the total time is t, find maximum velocity and total displacement covered। अब देखो इस सवाल को मैं करता हूं, आप देखिएगा कि मैं इसके लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन अल्फा। तो पहले एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन अल्फा है। मतलब अगर ये एंगल सपोज θ1 है तो tan θ1 अल्फा है, ठीक है। तो किसी टाइम तक उसने किया होगा, हालांकि उन्होंने टाइम दिया नहीं है, लेकिन सपोज मैं इस टाइम को लिख देता हूं t1, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि देन इट अंडरगोज रिटार्डेशन बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। इसके बाद ये रिटार्डेशन करता है और रुक जाता है, है ना। तो अब रिटार्डेशन, ये एंगल देखो, मैंने कहा था आपसे कि अगर रिटार्डेशन आपको लगे नेगेटिव लगे तो आप छोटा एंगल ले लो। वो जो छोटा एंगल है ना, वो मैग्नीट्यूड बता देता है। तो tan θ2 ये बीटा हो गया, सही है। अच्छा, इसमें टाइम लग गया t2, और टोटल टाइम कैपिटल T दे रखा है, यानी कि t1 प्लस t2 उन्होंने कैपिटल T दे रखा है, ठीक है ना। और अब ये सोचो, इसमें वेलोसिटी पहले बड़ी फिर कम हुई, तो ये जो है ना पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी तो अब मैं क्या करता हूं, हालांकि क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, पर पहले हम एक दो पॉइंट इसमें ये देखें कि सपोज tan θ1 इट विल बी, वैसे tan θ1 इज अल्फा, लेकिन इस ट्राइंगल से tan θ1 कितना आएगा, v max अपॉन t1, क्या आएगा, यानी कि v max जो होगा ना, ये अल्फा, और ऐसे ही tan θ2 ये होगा वैसे तो बीटा, पर ये हो जाएगा v max अपॉन t2। तो v max क्या आ जाएगा,
बीटा बीटा थीटा। ठीक है। तो अब आप देखिए दोनों ही वी मैक्स हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे अपने को क्या पता चल रहा है, जैसे पार्टिकल स्टार्ट भी रेस्ट से करता और फिर एंड भी मतलब रेस्ट पे आ जाता, तो ना एक्सेलरेशन और टाइम का जो प्रोडक्ट है ना वो सेम। जैसे इस केस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अल्फा है, टाइम t1 है तो a इंटू टी। इस केस में रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड बीटा है और टाइम t2 है तो बीटा इंटू टी। हर केस में यही होगा, समझ पा रहे हो? अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। एक और पॉइंट देखो, सपोज इतना एरिया निकाल लूं मैं, ये वाला एरिया, तो ये एरिया मुझे वो देगा कि इतने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। सपोज ये x1, तो क्या लिख सकता हूं मैं x1 को, बताओ? v इंटू t1। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बी तो हाफ इंटू वी मैक्स इंटू t1, है ना? अच्छा, अब अगर मैं इतना निकाल लूं, ये वाला, तो ये क्या दे देगा, x2। तो x2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इंटू t2, है ना? तो आप देख सकते हैं यहां पे x1 अपॉन x2, इक्वल टू t1 बाई t2। तो इसको ये भी चाहो तो लिख सकते हो x1 अपॉन t1 इज इक्वल टू, है ना ये। तो एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन, ठीक है, कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन कि रेशियो कांस्टेंट है। हुआ क्लियर, बताओ? यस सर। ठीक है ना? अब ये लॉजिक अगर हम याद रखें तो कई क्वेश्चंस में हमको बहुत आसानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, सर स्क्रॉल अप कर देना। हाँ ये
ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल starts from rest and undergoes acceleration f, यहां acceleration f दे रखा है, ठीक है, and covers a distance s, ठीक, then it moves with a constant velocity for time t, and then retards, undergoes a retardation f by 2 to come to rest. If the, ये क्वेश्चन भी ना बहुत कॉमन है, लगभग आपको सारी बुक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 15s, then find the relation between s, f and t, s, f and t।
चलो देखते हैं। लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अंडरगोज एक्सेलरेशन f एंड कवर्स डिस्टेंस s। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। पहले पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ये नहीं दिया कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट करेगा, तो मैं एक काम करता हूं, इस टाइम को t1 लिख देता हूं, ठीक है। फिर लिखा है कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, लेकिन वेलोसिटी वाला टाइम दे रखा। फिर उसके बाद रिटार्डेशन, और ये टाइम मैं लिख देता हूं इसको t3, ठीक है। t2 नहीं लिखा, t3 लिखिए, ठीक है। अब एक लॉजिक देखो, मैंने आपको बताया था, जैसे इस केस में, ये वाला जो केस है, इस केस में एक्सेलरेशन f है और इस केस में रिटार्डेशन f/2 है ना। तो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वाला पार्ट होता है ना, उस केस में f इंटू t1 इज इक्वल टू f/2 t2, सॉरी t3। तो f और f कैंसिल, ये क्लियर हुआ। तो एक तो चलो ये रिलेशन मिल गया, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि इस रिलेशन का कोई यूज हो, लेकिन चलो टाइम में रिलेशन तो मिल गया कि t3 जो है वो 2t1 होना चाहिए। अब एक चीज और देखो, ये कह रहे हैं कि इस केस में डिस्टेंस कवर्ड s है ना, इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना है s। ठीक है। अब ये वाला जो केस है, अगला ये वाला, इस केस में सपोज डिस्टेंस कवर्ड s3 है, सपोज s3, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि s अपॉन t1 इज इक्वल टू s3 अपॉन t3, है ना। तो s अपॉन t1 इज इक्वल टू s3 अपॉन t3 कितना है, 2t1 है। तो s3 की वैल्यू 2s के बराबर आई है, देखो s3 की वैल्यू 2s के बराबर। तो s3 आ गया 2s। अच्छा, टोटल कितना डिस्टेंस है, फिफ्टीन एस 15s में से s तो एक्सेलरेट करते समय कवर हो गया, 2s रिटार्ड करते समय कवर हो गया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। 12, यानी ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इस हिस्से में 12s कवर हुआ, ठीक है। अब ये हिस्सा एक रेक्टेंगल है, मतलब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि बहुत आपको कठिन लग रहा हो सवाल, है ना। सिर्फ देखो ग्राफ की मदद से अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। 12s, अब ये हिस्सा एक रेक्टेंगल है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी पता चल जाए, तो मैं बस लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दूंगा, है ना। अब ये वेलोसिटी सपोज v है, तो आप ये देखिए यहां वेलोसिटी थी 0, यहां वेलोसिटी है v, और इस पूरे केस में एक्सेलरेशन है f। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a x, चला कितना s,
एक्सेलरेशन कितना f, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी 0, तो v स्क्वायर यानी v आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2fs। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नो सर, एक बार और बता दीजिए सर। अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लगाया इतने हिस्से के लिए, इस हिस्से के लिए। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v मान ली, एक्सेलरेशन कितना है f है ना, यस और सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है s है इस पूरे केस में, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट s, तो v अच्छा, ये स्क्वायर खाली इसका निकालें सर। ओके सर, आगे। सिर्फ इस हिस्से का है ना, ग्रीन वाले का। तो ये भी अब एक्चुअली इसलिए निकाला यार क्योंकि ना अब ये जो बन रहा है ये वाला ये एक रेक्टेंगल जो बन रहा है, इसकी एक साइड t है और एक साइड ये v है, ये रूट 2fs। तो ये जो 12s है ना, इसको मैं लिख सकता हूं t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2fs। तो ये अब स्क्वायरिंग कर दें तो 144s स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 2fs। s से s कैंसिल हो गया, ये 2 ये 1 सा हो गया और ये 72 आ गया, तो 72s इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर। तो s आ गया एफ टी। हुआ क्लियर? बताओ। यस सर। यस सर। रिपीट कर दीजिए यहाँ से। कौन सा? ये वाला हिस्सा? यस सर। बेटा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस रेक्टेंगल के लिए लिया गया है। इस रेक्टेंगल को देखो तुम, इसको इस रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेड्थ देखो, इसकी लेंथ ये है, ये देखो टी, और ब्रेड्थ ये है यस सर। v। यस सर। तो v इंटू टी नहीं होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके सर। है ना? कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा सवाल आपने मतलब पहले नहीं किया हो, पर लॉजिक समझ में आया कि ग्राफ की मदद से अपन सवाल कैसे कर पाते। यस सर। यस। मतलब जहां ऐसा फील हो ना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, रिटार्डेशन भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, तो कोशिश करें कि ग्राफ से किया जाए, वो करना आसान हो जाता है। अदरवाइज इक्वेशंस बनाना ना बड़ा कठिन है कि इतने सारे इक्वेशन बनाओ। ठीक है, चलो एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, नॉर्मल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। ये है अ पार्टिकल covers 10 meter in the first 5 seconds and 10 meter in the next 3 seconds. Find initial velocity and acceleration.
हो गया? देखो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 8 है ना। ये पहले 5 सेकंड और ये अगले 3 सेकंड। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर और अगले 3 सेकंड में भी 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो अगर हम पहले 5 सेकंड का देखें तो ये जो 10 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं u t प्लस हाफ a। सर वेलोसिटी 2.6 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0.8। ओके, अभी चेक करते हैं, है ना। तो ये आएगा, देखो अब 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 2 इज इक्वल टू u प्लस 5a/2। तो इससे 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5। ये एक बन गया। फिर लिखा है कि अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 8 सेकंड में 20 मीटर कवर हुआ, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन है, तो 20 इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। So this will be 20 is equal to 8u plus 64/2 कितना हुआ 30। तो 2 4 जा, या 4 से कैंसिल करें तो 4 2 जा, 4 8 जा एंड 4 5 जा। तो अगेन 5 इज इक्वल टू 2u प्लस 8 है ना। ये देखो, ये दो रिलेशंस आपको क्लियर हुए, बताइए। यस सर। अब मैं क्या कर Yes, सकता हूँ, yes, जैसे sir. देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले रिलेशन से 2u की वैल्यू 4 माइनस 5a आ जाएगी। इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू 2u कितना है 4 माइनस 5a प्लस 8a। तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 3a। तो 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टू 3a। तो a की जो वैल्यू आई वो 1/3 आ। ये क्लियर हुआ, a की वैल्यू। और अब देखो 2u इज इक्वल टू 4 माइनस 5a कितना है बाई 3। 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7, 7/3। तो u आ गया ये। u की वैल्यू 7/6 आ रही है, a की वैल्यू 1/3 आ रही है। कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो बताना।
अंडरस्टूड? डन? Yes, sir. यस सर। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो व्हाट एक्चुअली इज गैलीलियोज लॉ? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर पहले तो वैलिड कब होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं दिस लॉ इज वैलिड व्हेन, पहला पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कब वैलिड होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या होता है गैलीलियोज लॉ? उसने ये कहा था कि जैसे किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है जीरो और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, अब अगर मैं जो पूरा मोशन हो रहा है, सपोज मोशन लास्ट फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, ठीक है, सपोज, ठीक है। अब उसने कहा ये जो 30 सेकेंड का टोटल टाइम है ना जिसके लिए मोशन हो रहा है, आप अगर चाहें तो आप इसको एक एक सेकंड के इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, 30 इंटरवल बनेंगे, है ना? यस सर। अगर आप चाहें तो इसको आप 2-2 सेकंड के इंटरवल्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, 15 इंटरवल बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको 3-3 सेकंड के इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, तो 10 इंटरवल बन जाएंगे। मतलब उसने कहा कि रूल ये है कि जो भी टाइम गिवन हो उसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ब्रेक करना है। मतलब जैसे ये पहले टी सेकेंड्स का है, फिर ये अगले टी सेकेंड्स का, फिर ये अगले टी सेकेंड्स का, फिर अगले टी सेकेंड्स का। समझ पा रहे हो? तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ब्रोकन द ओवरऑल टाइम इंटरवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब वो एक एक सेकंड के ले लो, उसने कहा 2-2 सेकंड के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इक्वल होने चाहिए। तो अगर पहले टी सेकंड में पार्टिकल x डिस्टेंस चलेगा तो अगले टी सेकंड में वो 3x चलेगा, उसके अगले टी सेकंड में 5x चलेगा, उसके अगले टी सेकंड में 7x चलेगा। समझ में आया लॉजिक? बताओ। यस सर। बस यही गैलीलियो का law। अगर जो पूरा मोशन है उसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ब्रेक कर दिया जाए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उन इक्वल इंटरवल्स में अगर पहले इंटरवल में वो x चलता है तो अगले इंटरवल में 3x, उसके अगले इंटरवल में 5x, यानी कि जो रेशियो होगा ना वो ये हो जाएगा। एंड सो ऑन।
बताओ। अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो यस सर। ठीक है। ओके ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। जैसे इस लॉ का ना ज्यादा यूज मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, ठीक है, अभी नहीं होता है इतना, पर मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए, मतलब किसी क्वेश्चन को अगर हम गैलीलियोज लॉ की मदद से करने की कोशिश करें तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या गैलीलियोज लॉ लगा के आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल starts from rest and moves with constant acceleration. ठीक है, if the distance covered in the last 2 seconds of its motion is 2/3 of the distance covered during the last 4 seconds of its motion, then find the total time of motion. क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं 2 तरीकों से। ठीक है, सर स्क्रॉल अप करना। स्क्रोल अप, ये वाला सवाल तो लिखना है। कर लिया सर कॉपी। ठीक है, अब देखो, पहले करते हैं नॉर्मल तरीके से। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज 0, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, चल रहा है, ये टोटल सपोज t सेकेंड्स लगते हैं।
अब कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड। देखो इसका मतलब ये होगा t माइनस 1, t माइनस 2, t माइनस 3, t माइनस 4। तो लास्ट के 2 सेकेंड मतलब ये हुआ ना t माइनस 2 से t तक, और लास्ट के 4 सेकेंड मतलब t माइनस 4 से t तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये निकालते हैं पहले कि यहां से लेकर t सेकेंड तक कितना चलेगा। तो वी नो कि कितना चलेगा, u इज 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना, हाफ a t स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं कि 0 से t माइनस 2 तक कितना चलेगा। तो हाफ a t माइनस 2 का स्क्वायर। फिर अपन निकालते हैं कि 0 से t माइनस 4 तक कितना चलेगा। ठीक है, तो हाफ a t माइनस 4 का स्क्वायर। अब वो ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में कितना चला। तो लास्ट 2 सेकेंड में चला होगा हाफ a t स्क्वायर माइनस हाफ a, ये चला होगा ना। तो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड में कितना चला होगा, हाफ a t स्क्वायर माइनस हाफ a। बताओ क्या ये आपको रिलेशन समझ में आया? यस। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो हाफ और ए तो खैर सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 उधर ले जाओ, तो 3 टी स्क्वायर माइनस और टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर माइनस और टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16। तो ये आ गया 3 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो हट गया, 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 2 8t माइनस 16। तो ये आ गया 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 16t माइनस 32। So this will give us 16t minus 12t is equal to 32 minus 12. तो 4t is equal to 20, t is equal to 5. देखो जरा, ये क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। ठीक है, ये तो है बिल्कुल जनरल तरीका। पर अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी को ये जो गैलीलियोज लॉ जो मैंने नया पढ़ा इससे करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, गैलीलियोज लॉ क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जब वो चलता है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे इक्वल टाइम इंटरवल बनाने है ना, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे बना देता हूं, t इक्वल टू 1, फिर t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 6। नहीं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर पहले में x चला होगा तो अगले में 3x चला होगा, फिर 5x चला होगा, फिर 7x चला होगा, फिर 9x चला होगा, इस तरीके से चला होगा ना, फिर 11x चला होगा। पर मुझे ये तो पता ही नहीं कि कितनी देर तक चला है, तो मैंने एक जनरल बना दिया। ठीक है,
अब उनने कहा है कि लास्ट के 2 सेकंड में जो चलता है वो है 2/3 ऑफ लास्ट के 4 सेकंड में जो चलता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब भाई जो मोशन होगा वो कम से कम 4 सेकंड तक तो होगा ही ना, क्योंकि लास्ट के 4 सेकंड के बारे में इनने बात कर रखी है, तो एटलीस्ट 4 सेकंड तो होना चाहिए मोशन का टाइम, या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब यस सर। सपोज मैं स्टार्ट करता हूं 4 सेकंड से। तो लास्ट के 4 सेकंड, अगर मान लो 4 सेकंड तक चलता तो लास्ट के 4 सेकंड में कुल कितना चलता? x और 3x 4x, 4 और 5 9, 9 और 7 16x चलता है ना। और फिर लास्ट के 2 सेकंड में कितना चलता? 25। 12x नहीं चलता। अगर टोटल 4 सेकंड तक चलता तो लास्ट के 4 सेकंड में 16x चल रहा होता, लास्ट के 2 सेकंड में 12x चल रहा होता। तो लास्ट के 2 सेकंड का डिस्टेंस अपॉन लास्ट के 4 सेकंड का डिस्टेंस कितना आया? देखो 4 3 और 4 4 3/4 आया। क्या हमें 3/4 चाहिए था रेशियो? नो सर। नहीं चाहिए। नो तो हम सर, कहेंगे इसका मतलब 2/3। हाँ, इसका मतलब 4 सेकंड हो सकता है 5 सेकंड तक चला हो, तो मैं 5 सेकंड देता हूं। अगर मान लो 5 सेकंड तक चलता है तो लास्ट के 4 सेकंड में कितना चलता? देखो लास्ट के 4 सेकंड में 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24x चलता लास्ट के 4 सेकंड में, है ना। अच्छा, लास्ट के 2 सेकंड में कितना चलता? फिर 7 और 9 करके 16x चलता। तो ये रेशियो कितना आता? 8 2 और 8 3। देखो आ गया 2:3। इसका क्या मतलब हुआ? अब इस तरीके से अगर आपको लॉजिक समझ में आए ना तो करना बहुत ही आसान हो जाता सवाल में, यस सर। है ना। अगर तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हम कर नहीं सकते, बट दिस इज एक्चुअली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यस सर। ओके देन। इसी पे एक क्वेश्चन ये भी था कि अ पार्टिकल, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल starts from rest and has an acceleration of 2 meter per second square. Find the displacement of the particle during the
5th हाफ सेकेंड। सर 9 मीटर। नहीं नहीं 9 मीटर क्यों यार? सर 4 मीटर। नो, सर 4.5x। नो, एक्स तो निकालना पड़ेगा ना आपको, मतलब मुझे तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना। तो क्या लिखा है? 5th हाफ सेकेंड, 5वां हाफ सेकेंड। तो ये देखो t इक्वल टू 0 है। मैं क्या करता हूं, मैं आधे आधे सेकंड के इंटरवल बनाता हूं। बना सकता हूं आधे आधे सेकंड। ये है पहला आधा सेकंड, ये दूसरा आधा सेकंड, ये तीसरा आधा सेकंड, ये चौथा आधा सेकंड, ये पांचवा हाफ सेकंड, ये छठा हाफ सेकंड। समझ में आया लॉजिक? उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 5th हाफ सेकंड। तो अगर पहले हाफ सेकंड में x चला तो अगले हाफ सेकंड में 3x चलेगा, उसके अगले में 5x चलेगा, उसके अगले में 7x और सबसे लास्ट वाले में 5th हाफ सेकंड में 9x। है या नहीं बोलो? इसका मतलब ड्यूरिंग द 5th हाफ सेकंड इट विल मूव 9x। ओनली इफ वी नो x वी कैन फाइंड दिस 9x। x मिल जाए तो 9x भी मिल जाना। है या नहीं बताओ? है ना? अब x कैसे निकाले? देखो x क्या है, x है ये वाला डिस्टेंस। इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 और जो एक्सेलरेशन है वो है 2। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x वो हुआ ये फर्स्ट हाफ सेकंड का u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, u t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो x आ गया 0 इंटू 0.5 इज 0 ओनली, दिस विल गेट कैंसिल। 0.5 का स्क्वायर कितना हुआ? 0.25। x हुआ ना 0.25। सो 9x we have to find out, so it will be 9 into 0.25, यानी कितना आया? 9 5 is 45, 18, 2.25 meters। देखो जरा,
हो गया क्लियर? सर यस सर। ओके देन, ओके। तो ठीक है फिर